नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक़, किस्त नंबर 34। भाभी मैं भी आपके साथ। प्रीशी अपना गम बुलाए फ़ौरन एम्बुलेंस की तरफ लपकी, मगर शीज़ा भाभी ने जुल्म की इंतहा करते हुए इसे धक्का देते पीछे कर दिया। प्रीशी ने बमुश्किल खुद को संभाला देते नीचे गिरने से बचाया, वरना मुंह के बल गिरना तो लाज़िम बात थी। शीज़ा भाभी अकेली हॉस्पिटल चलेंगी। एम्बुलेंस को खुद से दूर जाता देख प्रीशी अपने आंसुओं से तर चेहरे समेत घर के अंदर आ गई। इसके बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जामन भाई का खून से लथपथ चेहरा याद करते वो बेबसी के मारे शिद्दत से रो रही थी। अब तो इसे भी शीज़ा भाभी की कई सब कड़वी कसीली बातें सच लग रही थी। वो खुद को जिम्मेदार ठहराती अपने बाल तक नोचने पर मजबूर हो चुकी थी। दर्द की इंतहा को छूती प्रीशी इस वक्त अपने हवासों में बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो अभी तक इन्हीं सोचों के जाल में ही धंसी हुई थी कि अचानक इससे अपनी स्मातों में कार के तेज़ हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गई थी वलीद ही इसे बाहर बुलाने के लिए हॉर्न का बटन दबा रहा है। वो बाकी सबकी गैर मौजूदगी में अकेला घर में दाखिल होना मुनासिब नहीं समझ रहा था। चंद ही लम्हों के बाद प्रीशी अपना दुपट्टा संभालती घर से बाहर आ गई। लॉक लगाते ही वो फ्रंट डोर खोलती वलीद के साथ वाली सीट पर विराजमान हो गई। प्रीशी का सुर्ख चेहरा देख वलीद ने बमुश्किल ज़ब्त का घूंट पिया और फिर बेबस लबों समेत रैश अंदाज में ड्राइविंग करने लगा। वो अच्छी तरह समझ सकता था प्रीशी इस वक्त कुछ भी कहने या फिर सुनने की पोजीशन में नहीं है। ड्राइव करने के दौरान वो गाहे बगाहे इसे देख ज़रूर रहा था, क्योंकि वो इस वक्त सर झुकाए मुसलसल आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। प्रीशी का बहता एक एक आंसू वलीद को अपने दिल पर भारी बोझ की तरह गिरता महसूस हो रहा था। ज़रार, हया और मरियम के आने के बाद फातिमा और शिफा इनके साथ इनके रूम में चली गईं, क्योंकि ज़ैनी इस वक्त मेडिसिन के ज़ेर असर गहरी नींद में सो रही थी। अफ़ान, अयान और अज़लान के साथ लाउंज में ही बैठा हुआ था। अज़लान इस वक्त मुजरिमों की तरह सर झुकाए अफ़ान की कही एक एक बात सुन रहा था। अज़लान, मुझे तुमसे इस कदर गैर संजीदा रवैये की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लम्हे भर के तवक्कुफ़ के बाद फिर से अफ़ान भाई की संजीदा आवाज़ उभरती सुनाई दी। अज़लान का सर शर्मिंदगी के मारे में झुका चेहरा मज़ीद नीचे झुक गया। तुम अच्छी तरह जानते हो वो बच्ची किस कदर हसास है, फिर भी तुमने उसके सामने ये सब। अज़लान को अफ़ान का ये रूप काफ़ी अरसे बाद देखने को मिला। वो चुप साधे उनकी सारी बातें इसलिए भी सुन रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं इसे भी अपना आप ही ज़ैनी की इस हालत का ज़िम्मेदार लग रहा था। तुम पहले की फायरिंग का वाक़ा भूल गए थे क्या? उस कटन महल्ले से न जाने कितनी मुश्किलों से उन्होंने खुद को बाहर निकाला और अब फिर से तुमने वही सब। अफ़ान को फ़ौरन साहिल समुंदर का वाक़या अपने जहन में गर्दिश करता महसूस हुआ था। भाई, इन जर्मन शेफर्ड्स ने ज़ैनब को बुरी तरह हरास किया हुआ था। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं गई और फिर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया, बस इसीलिए। अज़लान ने नादम लहजे में वजाहत तो दी, मगर इसका सर अभी भी हनूज़ नीचे ही झुका हुआ था। यान खामोश तमाशाई बना अज़लान के बिल्कुल मुकाबल सोफ़े पर बैठा हुआ था। इसे अंदर ही अंदर अज़लान की हालत पर तरस आ रहा था, मगर वो इस वक्त कुछ भी कहने या फिर सुनने की पोजीशन में नहीं था। काबू नहीं रख पाया, इसलिए तुमने उस बच्ची के सामने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। अफ़ान ने उसकी बात दरमियान में ही उचक ली। हद होती है अज़लान, लापरवाही की भी। अगर आज इन्हें कुछ हो जाता तो हम क्या जवाब देते सबको? क्या खूब ख्याल रखा हमने ज़ैनब का। अफ़ान आज अज़लान को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा था। अफ़ान भाई, शुक्र है जो नहीं हुआ, उसकी टेंशन क्या लेनी है। यान काफ़ी देर से खामोश बैठा हुआ था। उससे अज़लान की यह हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए बीच में कूद गया। कभी कभी सूरत हाल ही ऐसी बन जाती कि इंसान चाहने के बावजूद खुद के जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। अज़लान की घूरी के बावजूद इसकी ज़ुबान को ब्रेक न लगी। यानी इन्हीं सूरत हाल में ही इंसान का असल इम्तिहान शुरू होता है। यहीं से ही इंसान की फ़ितरत का अंदाज़ा लगाया जाता है। मैंने बचपन से अज़लान को हमेशा एक परफेक्ट इंसान के तौर पर देखा। मुझे अज़लान से इस कदर बड़ी गलती की तवक्का बिल्कुल नहीं थी। अज़लान के चेहरे के तासरात अज़द संजीदगी का रूप इख्तियार कर गए, क्योंकि अफ़ान की कही एक एक बात सच थी। इट्स ओके भाई, हमारे टाइगर ने हर काम को हमेशा खुश उसलूबी से ही सरअंजाम दिया। और जहाँ तक रही बात इस हादसे की, गलती तो किसी से भी हो सकती है। आखिर को अपना टाइगर भी एक इंसान है, इससे भी गलती हो गई। अफ़ान को अयान इस वक्त फ़क्त अज़लान के चमचे का रोल अदा करता नज़र आ रहा था। इसके मुदल्लल अंदाज़ पर अफ़ान आहिस्तगी से मुस्कुराते नफ़ी में सर झटक गया।
कुछ ही सेकंड्स के बाद अफान किसी दोस्त की तरह अजलान के शाने पर हाथ रख के धीमे से मुस्कुरा रहा था। अजलान को हमेशा अफान से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता था, इसलिए तो वो बिला झिझक इनसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर लेता था। वो एक बड़े भाई होने के नाते इसे फ़ौरन सही और गलत की निशानदेही करवा देते थे। अयान, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब, लेकिन मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा इसकी छोटी सी गलती उस बच्ची की जान खतरे में डाल दे। अफान को ज़ैनब बिल्कुल अपनी बेटी की तरह अजीज़ थी। सॉरी भाई। अजलान ने झुके सर समेत अपने किए की माजरत चाही। इट्स ओके अजलान। अफान भाई, अयान ने आदत से मजबूर फिर से कता कलामी की। याद है आपको टाइगर ने कैसे इस लीक वीडियो का मामला भी सॉर्ट आउट कर दिया था और फिर भाभी पर फायरिंग करने वालों को भी पकड़ लिया, और तो और जेडी को भी तो टाइगर ने ही बाजियाब करवाया था। अगर ये अयान बिना ब्रेक अजलान का एक एक कारनामा गिनवा रहा था, जब ही अचानक इन्हें अपने अकब से जैनी की नकाहत ज़दा आवाज़ सुनाई दी। वो तीनों एक पल के लिए गड़बड़ा से गए। अयान भाई, क्या आप टाइगर को जानते हैं? जैसे ही जैनी नींद से बेदार हुई, इसे वही फायरिंग का मंजर फिर से अक्स पर बनकर लहराता दिखाई दिया और धीरे धीरे इसे सब कुछ याद आने लग गया। शिफा के बारे में सोचते वो मुश्किल बेड से उठी और कमरे से बाहर आ गई। यहाँ लाउंज में अयान की टाइगर के बारे में गुफ्तगू सुनते इससे रहा ना गया, इसलिए फ़ौरन सामने आते इस तफसारिया अंदाज में गोया होने लगी। ने हाँ भाभी। अजलान और ज़ैनब दोनों को एक साथ देखते अयान को अपने पसीने छूटते महसूस हुए। ना चाहते हुए भी इसकी ज़ुबान लड़खड़ाहट का शिकार हो गई। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए खुजल अंदाज में सर खुजाते बिलहर अजलान को तायत तलब निगाहों से देखने लगा। अजलान इसकी निगाहों का मफहूम समझते फ़ौरन जैनी के पास पहुंच गया। ज़ैनब, आप यहाँ क्यों आई? आपको इस वक्त मुकम्मल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। अजलान आगे बढ़ते इसे बाजू से थामने लगा, मगर जैनी इसे अक्सर नज़रअंदाज किया। फ़ान के पास जाती उसके साथ उसी सोफ़े पर बैठ गई। बेटे, अब आपकी तबीयत कैसी है? अफ़ान के मखसूस अंदाज पर जैनी ने धीमे से मुस्कुराते इस बात में सर हिला दिया। अयान भाई, आप टाइगर के बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे उसे पर्सनली जानते हो। अयान को लगा था ज़ैनब भूल जाएगी, मगर ज़ैनब की सुई तो अभी भी वहीं टाइगर पर ही अटकी हुई थी। क्या आप वाकई उसे जानते हैं? अजलान और अयान की निगाहें एक पल के लिए आपस में टकरा गईं। अजलान की निगाहों में तंबीह देखते अयान ने कुछ सोचते हुए बिलाकर अपना सर इस बात में हिला दिया। जी भाभी, मैं जानता हूँ टाइगर को। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? अजलान की तमाम तर घुरियों को नज़रअंदाज किया अयान ज़ैनब से बात करने में महव हो गया। एक्चुअली जो कारनामे आप कुछ देर पहले गिनवा रहे थे, इस सब में टाइगर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ऐसे में इनका शुक्रिया अदा करना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना। ज़ैनब ने अपनी बात की मुकम्मल वजाहत की। अजलान इस पल ज़ैनब को ही अचंती निगाहों से देख रहा था। ओह अच्छा, तो आप उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। अयान को कुछ महीने पहले कही गई अजलान की बात याद आ गई, जिसमें वो वलीद के सामने बाकायदा टाइगर का हाथ पकड़कर इसका शुक्रिया अदा करने की बात कर रही थी। उस पल को याद करते अयान के लबों पर बेख्तियार मुबहम मुस्कुराहट रेंगी। ज़ैनब, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है हम इस टॉपिक पर फिर कभी बात कर लेंगे। आपको इस वक्त सिर्फ आराम करना चाहिए। अजलान ने ज़ैनब का ध्यान बटाने की खातर मौजू बदलना चाहा। फ़ान को अंदर ही अंदर अजलान के रद्द अमल पर हंसी आ रही थी, जिसे वो लब बिंचे बमुश्किल काबू किए हुए था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़ैनब ने बमुश्किल अजलान की बात का जवाब दिया। अयान भाई, क्या हम इनसे पर्सनली मिल सकते हैं? जैनी के इस सवाल पर पानी पीते अयान को अच्छू लग गया। इसने बुरी तरह खांसते बमुश्किल खुद की घबराहट पर काबू पाया। पर्सनली? अयान अब ज़ेरिला मुस्कुराते अजलान को ही देख रहा था। इसे अब अजलान को चिढ़ाने में खूब मज़ा आ रहा था। वो क्या है ना भाभी, मेरा मतलब टाइगर थोड़ा टेढ़े मिजाज का बंदा, वो जल्दी किसी से मिलने की हामी नहीं भरता। अयान के बात बदलने पर अजलान की जान में जान आ गई। अब वो गहरा सांस भरते सोफ़े की पुश से टेक लगाकर बैठ गया। आज तो इसे टेढ़े मिजाज का बंदा जैसे तर्ज़े तखातुम मिलने का भी बुरा नहीं लगा। इसका रुका सांस बहाल हुआ ही था कि अयान की अगली बात ने इसका बचा कुचा सुकून भी गारत कर दिया। हाँ, अलबत्ता आपको उसका नंबर दे देता हूँ, आप इससे फ़ोन पर बात करके इसका शुक्रिया अदा कर लें। अजलान, ये ठीक रहेगा ना? अयान ने अपनी मुस्कुराहट को ज़ेरे लब दबाए अजलान से तायद चाही। जवाबन अजलान ने जैनी की निगाहों से बचते से सख्त घूरी से नवाजना ज़रूरी समझा था। अफहान भाई अजलान की दुर्गत बनते देख लबों पर हाथ रखे बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। थैंक्स अयान भाई, थैंक यू सो मच। जैनी ने खुश दिली से मुस्कुराते अयान से टाइगर का नंबर नोट करते अपने मोबाइल में सेव कर लिया। तो मैं बाद में पूछूंगा, ज़रा सब्र कर लो तुम।
अयान वहीं बैठे बैठे अजलान की आंखों की बोली वाजिया पढ़ सकता था। माय प्लेयर भाभी, आप बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अयान ने बड़े भाई की तरह ज़ैनब के पास आते इसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। ज़ैनब की आंखों में फ़ौरन नमी धर आई। तभी इसे फ़ातिमा के साथ घर के बाकी सब अफराद भी लाउंज के अंदर आते दिखाई दिए। अरे ज़ैनी, तुम उठ गई? इसको सही सलामत देखकर शिफा के लहजे में सरशारी का आंसर शामिल हो चुका था। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? फ़ातिमा ने आगे बढ़ते ज़ैनी को सीने से लगाए इसकी खैरियत दरियाफ्त की। हर कोई ज़ैनब से इसका हाल पूछ रहा था। शोर सुनते ज़रार भी कमरे से बाहर आ गया। ज़ैनब से इसका हाल अहवाल जानने के बाद ज़रार भी इन सब के साथ वहीं लाउंज में ही बैठ गया। कुछ ही देर बाद नूरी आंटी ने इन सबको खाने के लिए मदु कर लिया। नूरी आंटी, आप ज़ैनब का खाना इनके कमरे में भिजवा दें, ये वहीं खाएंगी। अजलान ने ज़ैनी का बाजू थामे इसे डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ने से रोक दिया। ठीक है बेटे, जैसे आप कहें। नूरी आंटी इस बात में सर हिलाते वहाँ से चली गईं। मगर मुझे सबके साथ, ज़ैनी ने मिनमिनाने के अंदाज में बोलते अपना हाथ अजलान की मजबूत गिरफ्त से छुड़वाना चाहा, मगर अजलान सुनी अनसुनी किए इसे अपने कमरे की तरफ ले गया। आप यहाँ बैठें प्लीज़। अजलान ने बेड के पास आते इसका हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद करवा दिया। पता नहीं मेरे साथ ज़बरदस्ती करके इन्हें कौन सा सुकून मिलता, हर वक्त बस अपनी ही चलाते रहते हैं। ज़ैनी गुस्सीले तासरात में ज़ेरे लब बड़बड़ाती बेड पर तकिए के सहारे बैठ गई। मैं सब सुन रहा हूँ। कुछ फासले पर रुख मोड़े खड़ा अजलान इसकी बड़बड़ाहट सुनते खुद को वापस पलटने से रोक नहीं पाया। तो सुनाने के लिए कहा है। हमेशा की तरह ज़ैनी अपना मखसूस जुमला अदा करती अजलान के लबों पर बेसाख्ता धीमी मुस्कुराहट लाने का मौजब बन चुकी थी।